माई सेल्फ करण कुमार और आप देख रहे हैं मिक्स क्लासेस। बायोलॉजी के हम टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कराएंगे। पिछले पार्ट में मैंने 10 अपलोड कर दिया था, यानी कि पार्ट 10 अपलोड कर दिया था। इस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए। आपको ये वीडियो और बाकी के जो मैं कराता हूँ, जैसे कि प्लेटफॉर्म, HMN बुक और GK क्यूज, हिस्ट्री का क्वेश्चन मैं लाते रहता हूँ, वो भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। आज का पहला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इन्यूलिन प्राप्त होता है अदरक के प्रकंद से, डालिया के जड़ों से, बालसम पुष्प से, आलू के कंद से। तो दोस्तों इन्यूलिन की प्राप्ति होती है डालिया की जड़ों से। जब आप शकरकंद खाते हैं तब आप क्या खाते हैं? फल, पत्तियां, जड़ या तना? तो दोस्तों शकरकंद को जड़ के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि इसके अगर हम कोई पार्ट खाते हैं तो इसके जड़ को ही खाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल है, उसे भी आपको ध्यान में रखना है। मूली, गाजर, शकरकंद तो आपसे पूछा ही गया है, शलजम, ये सारे जड़ के अंतर्गत ही आते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हम इसका कौन सा पार्ट खाते हैं तो आप जड़ को टिक कीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। कौन सा बीज द्विबीजपत्री है? मक्का, मटर, गन्ना या फिर गेहूँ? दोस्तों मैं ये शब्द आपको समझा देता हूँ तो आप आंसर आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि ये रटने वाला नहीं, समझने वाला क्वेश्चन है। द्विबीजपत्री का मतलब होता है दोस्तों वैसे बीज जिसे हम दो भाग में अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि आप चना देखे होंगे दोस्तों, जब इसे रात भर आप पानी में भिगोते हैं या फिर आप सुबह उसको जब खाते हैं, या फिर आप मटर को ले लीजिए, मटर को फूलने के बाद आप उसके बीज को जब बीज से आप अलग कीजिएगा तो दोस्तों ये दो पार्ट में आसानी से विभक्त हो जाता है, यानी कि बट जाता है। लेकिन आप चावल को भिगोइए या फिर चावल को दाना को अलग करने का कोशिश कीजिए, ये आपसे नहीं होगा, मतलब कि ये अलग नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों वैसे दाना या वैसे बीज जो दो भाग में आसानी से विभक्त हो जाए, बट जाए, वे द्विबीजपत्री के अंतर्गत आता है। ठीक है। लेकिन आपके मन में आता होगा दोस्तों गेहूँ, गेहूँ का जो आकार होता है इस टाइप का और बीच में कटा हुआ होगा, आपको लगता होगा कि दोस्तों कि ये तो दो भाग में बट सकता है, लेकिन आप जब उसे आप अलग कीजिएगा तो ये दो भाग में बटता नहीं है, टूट जाता है। बस उसका इस तरह से डिजाइन होता है, इस तरह से आकार उसका बना हुआ होता है, लेकिन वे एक बीजपत्री ही होता है। आप इसे रात भर फुलाइए या 5 दिन फुलाइए, ये अलग नहीं होगा। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा कौन सा बीज द्विबीजपत्री है। द्विबीजपत्री मतलब वैसे बीज जो दो भागों में आसानी से, द्वि का मतलब ही होता है दो। बस ये आप सिंपली बात याद रखिए कि द्वि का मतलब होता है दो, और एक अगर पूछता है एक बीजपत्री तो एक के मतलब ही होता है एक। तो सिंपल सा है। तो दोस्तों आप मटर को दो भाग में बांट सकते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो दोस्तों जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो माना जाता है वो है पुष्प। ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे में प्राथमिक वृद्धि होती है प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, परमानेंट टिश्यू या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए इस क्वेश्चन में आपको समझ के भी आप टिक मार सकते थे। प्राथमिक यानी कि फर्स्ट, प्राइमरी का मतलब भी होता है पहला। बस थोड़ा सा आपको जानकारी रखना है और आप क्वेश्चन को समझ कर भी आंसर मार सकते हैं। पौधे में प्राथमिक वृद्धि होती है, तो दोस्तों सेकेंडरी के तो मतलब ही हो जाता है दूसरा। क्या सेकेंडरी का मतलब होता है सेकेंड, प्राइमरी का मतलब होता है पहला, तो प्राथमिक बोला गया तो पहला को आसानी से टिक कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ सोचने और समझने वाली भी बात नहीं है और ना ही कुछ याद रखना है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। लेकिन मैं इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ दोस्तों।
पौधे में जो प्राथमिक वृद्धि होती है वो किस चीज़ की वृद्धि होती है? तो पौधे में प्राथमिक वृद्धि यानी कि पौधे में सबसे पहले वृद्धि होती है जड़ की, क्योंकि जड़ रहेगा तभी तो पेड़ खड़ा होगा। इसके बाद फिर जड़ के बाद उसमें तना आता है दोस्तों, और तना के बाद अब छोटा छोटा ऊपर लीफ यानी कि पत्तियाँ निकलती है। तो प्राथमिक वृद्धि में आपकी जनरली जड़ की वृद्धि होती है, फिर तना की वृद्धि होती है। और सेकेंडरी में आपको यानी कि द्वितीय वृद्धि में आपको याद रखना है कि दोस्तों पौधे की मोटाई बढ़ती है। सेकेंडरी में, प्राइमरी में जड़ और तना बढ़ जाती है और पत्तियां निकल जाती है, लेकिन सेकेंडरी में पौधे की मोटाई बढ़ती है। वार्षिक वल से ज्ञात होता है। दोस्तों ये जो पेड़ होता है, कोई विशाल जब पेड़ हो जाएगा तो उसमें इस टाइप का काटने के बाद गोल गोल कुछ दिखेगा, जिसे ही हम लोग वल बोलते हैं। तो इसी से बोला गया है कि इससे क्या मालूम होता है, पेड़ पौधे में जो ये प्रेजेंट होता है इससे क्या पता चलता है? पौधे की आयु, पौधे का वजन, पौधे की वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जितने वल्य होते हैं उसकी वल के अनुसार पौधे की आयु ज्ञात की जाती है, यानी कि अनुमान लगाया जाता है कि ये पेड़ इतना पुराना हो सकता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। जैसे जैसे किसी वृक्ष की आयु बढ़ती है तो निम्न में से किसकी मोटाई तेजी से बढ़ती है? तो दोस्तों वृक्ष की आयु बढ़ने से उसकी अंतःकाष्ठ, यानी अंतः का मतलब होता है अंदरूनी, काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, यानी कि लकड़ी की मोटाई बढ़ेगी। आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? तो दोस्तों ऑक्सीजन निकलता है वाटर यानी कि पानी से। प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में, दिन में और रात्रि में, दिन में अथवा रात्रि में, या फिर केवल दिन में। तो दोस्तों ये सोचने वाली बात है। प्रकाश संश्लेषण होता है जिसे हम इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये पेड़ पौधे के द्वारा किया जाता है, यानी कि उनकी पत्तियों में प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट होता है जो सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाता है, और दोस्तों उसे ही हम लोग पूरे क्रिया को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि जब उसे रोशनी मिलेगी ही नहीं तो वे प्रकाश संश्लेषण यानी कि अपना खाना कैसे बनाएगा? तो सूर्य की रोशनी तो हमें दिन में ही मिलती है, रात में तो मिलती नहीं है। तो दोस्तों इसलिए इसका आंसर आप सोच के डी नंबर टिक कर सकते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं जल एवं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश, पौधे का सेल, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे का सेल एवं जल। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बोला है कि सूर्य के प्रकाश से रोशनी प्राप्त कर ये अपना काम करता है, यानी खाना बनाता है। तो दोस्तों उसके लिए ज़रूरत पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? जो हम लोग छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और इसके लिए फिर ज़रूरत पड़ता है इसको जल, फिर सूर्य की प्रकाश का। इसलिए आंसर हो जाएगा सी नंबर, सॉरी बी नंबर होगा आंसर। अगला प्रश्न है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद है। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्तों फिर वही बात है, पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं जिसे हम पूरी प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, तो उससे वे बनाता क्या है, अपने लिए क्या बनाता है? तो दोस्तों ये बनाता है ग्लूकोज, यानी कि उनका भोजन ही होता है ग्लूकोज। क्लोरोफिल में उपस्थित होता है तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम। तो दोस्तों क्लोरोफिल में जो तत्व प्रेजेंट होता है वह है मैग्नीशियम। इसे हम सिंबल में Mg से लिखते हैं और जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग है। दोस्तों ये तो इजी क्वेश्चन है। HIV एक वायरस है जिसके कारण एड्स होता है। विषाणु होते हैं जीवित अजीवित दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं कि विषाणु को खोज जो किए हैं इवानोवास्को ने किए थे।
और विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। और दोस्तों विषाणु जो होता है जीवित और अजीवित दोनों होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने किए थे? लुई पाश्चर, जोनास साल्क, रॉबर्ट गैलो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रेबीज के टीके की खोज किए थे वे वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर। अगला प्रश्न होगा, मानवीय ल्यूकेमिया वायरस के कारण होता है। दोस्तों ल्यूकेमिया संबंधित होता है WBC यानी कि श्वेत रक्तकण। अगर हमारे शरीर में WBC की संख्या अगर बढ़ जाएगी तो उससे ल्यूकेमिया नामक रोग होता है और ल्यूकेमिया को ही ब्लड कैंसर बोला जाता है, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं रक्त कैंसर। आज का अगला एवं लास्ट प्रश्न है, पोलियो को टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2nd नंबर फर्स्ट नंबर हो जाएगा जॉन साल्क ने। पोलियो के टीका जो सबसे पहले तैयार किए थे वो थे जॉन साल्क।